जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 3 है, वह भी किसका, तो हिंदी का 37 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और यह जो 37 प्रश्न है, इन सभी का उत्तर तो आपको मिलेगा ही और साथ में इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिलेगा। यानी कि जो है यहाँ पर हम 37 प्रश्न के साथ पूरी हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले का 2 प्रैक्टिस सेट है, उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली प्रैक्टिस के अंतर्गत सुबह 7 बजे आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन है आपके नींद, रोग, सफाई या फिर कौन। तो जो सर्वनाम शब्द है इसमें कौन है, ऑप्शन जो डी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। सर्वनाम होता क्या है आपको पता हो तो अच्छी बात है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाला शब्द होता है उसी को जो है क्या कहा जाता है, तो सर्वनाम कहा जाता है। ये जो शब्द है नींद, रोग या सफाई, ये तो नॉर्मल शब्द हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह सर्वनाम शब्द है कौन, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है कि दिग्भ्रम का जो है उदाहरण है, ठीक। जो दिग्भ्रम है ना, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन है विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, यण संधि का या फिर जो है अयादि स्वर संधि का। तो यह जो यण है यह भी स्वर संधि का ही भेद है, तो यण स्वर संधि यहाँ पर होगा। तो दिग्भ्रम, ठीक है। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक् प्लस भ्रम, क्या हो जाएगा, तो दिक् प्लस भ्रम, तब जाकर ये बनता है दिग्भ्रम, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पूर्व पद है या पूर्व शब्द है उसके अंत में हलंत लगा हुआ है। तो जब हलंत लगा रहे तब हमने आपको बताया है कि वहाँ पर जो है व्यंजन संधि होता है। कौन सी संधि होता है, तो व्यंजन संधि होता है। और जो व्यंजन संधि है ना, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हल संधि किस संधि को कहा जाता है। तो हल संधि जो है व्यंजन संधि को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है जब पूर्व शब्द हो उसमें अंत में हलंत लगा हो संधि विच्छेद होने पर, तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग में क्या होता है कि जो पूर्व शब्द होता है उसके अंत में क्या होता है, विसर्ग लगा रहता है, ठीक है। जैसे निरोग अगर हम बात करते हैं, निरोग, ठीक है। तो यहाँ पर निह प्लस रोग हो जाएगा। निह प्लस रोग, तो यहाँ कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ठीक। यण स्वर संधि में क्या होता है कि या व रा के पहले आधा अक्षर प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर यण स्वर संधि होता है। और जो अयादि स्वर संधि होता है इसका जो दूसरा अक्षर होता है या व रा हो सकता है, ठीक है, अधिक मात्रा में। और यह अधिकतर जो है 3 अक्षर का होता है, जैसे नायक, पावक, गायक, ठीक है। ये सभी जो है अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन विकल्प शुद्ध है। यानी कि तत्सम तद्भव दिया गया है एक दूसरे शब्द का, तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है। लवंग लोंग गलत है, लवंग लोंग यह भी गलत है, लवंग लौंग गलत है, लवंग और लौंग यह ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यह जो है आपका तत्सम है और यह आपका तद्भव है, ठीक है। लवंग तत्सम शब्द है और जो लौंग है उसको तद्भव कहते हैं, ठीक। तत्सम जो होता है वह संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है जिसको हिंदी में भी प्रयोग कर लिया जाता है। और जो तद्भव होता है वह अपनी भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वह तद्भव होता है। यहाँ अगला प्रश्न है कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है आपके मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर जो है केशव दास। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो रसिक प्रिया है यह केशव दास की रचना है। केशव दास की अन्य रचना की यदि हम बात करते हैं तो जो है इनकी एक रचना है कवि प्रिया, क्या है, तो कवि प्रिया भी है, ठीक। और इन्होंने लिखा है छंदमाला, क्या लिखा है, तो छंदमाला इनकी रचना है। रामचंद्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है किनकी, तो केशवदास की, रामचंद्रिका, ठीक है। और वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कौन सी, तो विज्ञान गीता भी जो है किनकी रचना है, तो केशवदास की रचना है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं तो मलूक दास, ये जो मलूक दास हैं इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है ज्ञान बोध। कौन सी रचना है, तो ज्ञान बोध है, ठीक। और ये जो बिहारी लाल हैं इनकी एक ही महत्वपूर्ण रचना है जिसको कहा जाता है बिहारी सतसई। क्या कहा जाता है, तो बिहारी सतसई कहा जाता है, ठीक। और चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट
जो क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो जो राष्ट्र है इसकी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम लोग जो है राष्ट्रीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीयता कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका यह करेक्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ ऑप्शन जो राष्ट्रीय लिखा गया है, राष्ट्रीय लिखा गया है, ये सौराष्ट्र लिखा, ये सभी गलत हैं। राष्ट्रीयता यहाँ पर आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो यानी हिंदी शब्दकोश आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द इसमें पहले आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऋग्वेद लिखा है, ऋक्ष लिखा है, ऋजु लिखा है और ऋण लिखा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ऋक्ष है, ठीक है, ऋक्ष ऑप्शन बी आपका यह पहले आएगा। ठीक, यहाँ पर यदि हम इसको क्रम में सजाते हैं या क्रम में बैठाते हैं तो पहला शब्द ऋक्ष आएगा और दूसरा शब्द जो है वह ऋग्वेद आएगा और तीसरा शब्द जो है वह ऋजु आएगा और चौथा शब्द जो है वह कौन सा आएगा, तो ऋण आएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में जो है क्रमशः कौन सा समास है। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु भगवान हो गए। चंद्रभाल, ठीक है, जिस चंद्रभाल यानी कि मस्तक पर जिसके चंद्रमा हो तो वह कौन हो गए, भोलेनाथ हो गए। सुलोचना, जिसके सुंदर नयन होते हैं वह सुलोचना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये तीनों शब्द है ना, यह तीसरे पद की प्रधानता दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक पद दो पद तो हैं, ये तो हैं ही नहीं। ठीक है, तीसरा पद कोई प्रधान हो रहा है, तो ये तीसरे पद जो प्रधान होते हैं उनमें कौन सा समास होता है, तो आपको पता हो तो अच्छी बात है। उसको जो है बहुव्रीहि समास कहा जाता है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर सभी बहुव्रीहि समास हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि नागमती का जो है वर्णन है। नागमती जो है यह एक चरित्र हैं, ठीक है, पात्र हैं। इनका वर्णन किस रचना में किया गया है। ऑप्शन है अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर जो है मृगावती में। तो यहाँ पर जो है जो नागमती हैं इनका वर्णन पद्मावत में किया गया है। ठीक है, किनमें, तो पद्मावत में। यह मलिक मोहम्मद जायसी की सभी रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी, तो जायसी जी की इन सभी रचनाएं हैं और नागमती का जो है वर्णन, पद्मावती का वर्णन पद्मावत में किया गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं उनको अखरावट कहते हैं, आखिरी कलाम कहते हैं, पद्मावत कहते हैं, मृगावती कहते हैं और इन्होंने लिखा है कान्हावत। ठीक है, क्या लिखा है, तो कान्हावत भी लिखा है, कहरनामा भी लिखा है। क्या लिखा है, तो कहरनामा भी लिखा है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किनकी हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वनामिक विशेषण इनमें से कौन सा है, यानी कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो यहाँ ऑप्शन है सर्वनाम के बाद जो आते हैं, क्रिया के बाद जो आते हैं, संज्ञा से पहले जो आते हैं या संज्ञा के बाद जो आते हैं। तो यहाँ पर सार्वनामिक जो विशेषण है संज्ञा से क्या होते हैं, पहले आते हैं। ठीक है, संज्ञा से पहले आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्या बोल रहा है कि सुकृत जो है वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वर्ण से सुंदर है। यहाँ पर देखा जाए तो मिलन हो रहा है, यानी कि अलगाव नहीं हो रहा है, जो से है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अपादान कारक है। कौन सा कारक है, तो वो अपादान कारक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है। अपादान कारक जो होता है इसमें क्या होता है, से अलगाव होता है। क्या होता है, तो से अलगाव का बोध होता है अपादान कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये जो करण है ये से द्वारा को दर्शाता है और संप्रदान को के लिए होता है, संबंध काकी के रारी के लिए होता है। तो सुकृत वर्ण से सुंदर है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है उपसर्ग रहित शब्द चुनिए, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिनमें उपसर्ग ही नहीं लगा है। तो यहाँ ऑप्शन है बंगाली। तो यहाँ पर हम देखें उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाली में तो कोई उपसर्ग ही नहीं लगा है। चलिए अगला जो शब्द है उसको देखते हैं, परिकलन। तो यहाँ परि उपसर्ग है, स्वचलित स्व उपसर्ग है, स्वदत्त में स्व उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर जो बंगाली है ना, इनमें यह एक मूल शब्द है किसका, तो बंगाल का। इसमें देखा जाए तो प्रत्यय लगा है ना कि उपसर्ग, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आग शब्द का पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके
पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या फिर शक्र। तो जो आग का पर्यायवाची होता है वह वैश्वानर होता है। क्या होता है? वैश्वानर। और जो आग का पर्यायवाची होता है तो उनमें जो है अनल, क्या है? तो अनल है, पावक है, ठीक है, कृषाणु है, कृषाणु, ठीक, अग्नि भी है, दहन भी है, ठीक है, ज्वाला भी है, ठीक, हुताशन भी है, हुताशन, ठीक है, और क्या है? तो धूम केतु भी है, धूम केतु भी किसका पर्यायवाची है? तो जो है आग का पर्यायवाची है। अब यहाँ पर हम बात करें, जो पहला शब्द लिखा गया है पुंडरीक, तो पुंडरीक यानी कि कमल, पंकज, ठीक है, पंकज, तीर, ठीक है, आकाश भी होता है किसका? तो पुंडरीक का जो पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, बाण भी होता है, क्या होता है? बाण भी होता है, श्वेत भी होता है, ठीक, ये सभी जो हैं पुंडरीक के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पर जो तीसरा शब्द है सैंधव, सैंधव का मतलब क्या होता है? वही जिसको हम लोग कहते हैं घोड़ा, ठीक है, घोटक, ठीक, और हय बोलते हैं, तुरग बोलते हैं, तुरंग भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है, और इनको हरि भी बोलते हैं, किनको? तो जो घोटक है या सैंधव या घोड़ा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है विलोमार्थी का जो है सही युग्म कौन सा नहीं है? यानी यहाँ पर एक दूसरे का विलोम दिया गया है और इनमें एक ऑप्शन ऐसा है जो विलोम शब्द नहीं है। तो हर्ष्व दीर्घ, हर्ष्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो यह तो एकदम सही है। मानव अभिमान, ठीक है, तो यहाँ पर मानव का दानव होता है, अभिमान तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत है और यही पूछ रहा है। लेकिन आगे देखते हैं, तो पक्ष का विपक्ष यह भी सही है। गमन का आगमन, ठीक है, यानी जा रहा है तो आ भी रहा है, तो यह भी सही है। ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में अवलंब अभिलंब, ठीक है, अवलंब अभिलंब का सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं शीघ्र, सहारा, सहारा, शीघ्र, आश्रित, जल्दी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवलंब अविलंब जो होता है उसका अर्थ होता है सहारा और शीघ्र, ठीक है, क्या होता है? सहारा और शीघ्र होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह जो चिन्ह बना है यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या फिर जो है संयोजक चिन्ह। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है यह आपका एक करेक्ट है। यह किसको दिखाता है? तो विवरण चिन्ह को दिखाता है। और यह जो तुल्यता सूचक है यह जो है समानता को दर्शाता है, यानी बराबर को दिखाता है, ठीक है, तुलना होती है। और जो लाघव चिन्ह है यह कैसा होता है? तो ऐसे छोटा सा गोला होता है, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। और ये जो संयोजक चिन्ह होता है, ठीक है, कैसा चिन्ह? तो संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह जो होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देखिए, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, यह भी गलत है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, यह भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 17 नंबर की मृगावती के रचनाकार कौन है? यहाँ ऑप्शन है ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या फिर जो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मृगावती जो रचना है वह कुतुबन की है। किसकी है? तो कुतुबन की। यहाँ पर देखिए ईश्वरदास, तो जो ईश्वरदास हैं इनकी जो रचना है वह प्रमुख रचना है भरत मिलाप। कौन सी रचना है? तो भरत मिलाप जो है वह ईश्वरदास की प्रमुख रचना है। और इनकी एक रचना है सत्यवती कथा। क्या है? तो सत्यवती कथा जो है इनकी एक प्रमुख रचना है। किनकी? तो ईश्वरदास की। मुल्ला दाऊद की बात करते हैं तो इनकी एक ही प्रमुख रचना है जिसका नाम है चंद्रायन। क्या है? तो चंद्रायन इनकी एक रचना है और जो कि किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन सी? तो जो है अखरावट, कान्हावत, कहरनामा, आखिरी कलाम, पद्मावत, यह सभी जो हैं किनकी रचनाएं हैं? तो जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बंदूक एक उपयोगी है। यहाँ पर बंदूक होगा, ठीक है, बंदूक एक उपयोगी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है औजार, अस्त्र या फिर जो है शस्त्र या फिर जो है रक्षक। तो जो बंदूक होती है यह क्या होती है? तो बंदूक एक शस्त्र होता है। क्या होता है? तो शस्त्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि बंदूक एक शस्त्र है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि
खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है उसको कहते हैं प्रेम सागर। क्या कहते हैं? तो प्रेम सागर कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। और प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। किसकी? तो लल्लू लाल की रचना है। कौन सी? तो प्रेम सागर। नासिक केतोपाख्यान जो है किसकी है? तो सदल मिश्र की है। किसकी है? तो सदल मिश्र की जो रचना है वह है नासिक केतोपाख्यान। ठीक है। ढोला मारू रा दूल्हा, यह किसकी है? तो कलोल की रचना है। किसकी है? तो कलोल की जी की रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कि जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ शेत कहूँ कहूँ रत नारे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे। तो यहाँ पर मांस आ गया है, जित जित छिटके हाड़ मांस। ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसको जब समझेंगे तो यह जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा रस है। आपकी ऑप्शन है विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या फिर जो है हास्य रस। तो यहाँ पर जो है हाड़ मांस की बात की गई है। नोच के जहाँ तहाँ देखो वहीं पर बिखरे पड़े हैं। तो यहाँ विभत्स रस है। कौन सा रस है? तो विभत्स रस है। और विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है? तो घृणा होता है। ठीक है। क्या होता है? घृणा होता है। जुगुप्सा भी होता है। किसका? तो विभत्स रस का। और ग्लानि भी होता है। इसका जो अस्थाई भाव होता है विभत्स रस का। तो यहाँ पर जो है घृणा आएगी ही। जो है छिटके विटके मांस जो है हाड़ मांस बिखरे पड़े रहेंगे तो देखने पर घिन आएगा, यानी कि घृणा आएगी, विभत्स रस। इसलिए यहाँ पर है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए अद्भुत रस यानी आश्चर्य, भयानक में भय, हास्य का जो है अस्थाई भाव हास्य होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर की निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद में क्या होना चाहिए? आपको मात्रा की गणना करना पता होना चाहिए। और सभी छंदों की मात्राएं लगभग में पता हो तो आप छंद पहचान लेंगे। यहाँ पर देखिए साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। यदि यहाँ पर हम मात्रा की गणना की बात करें तो लास्ट में हम एक चरण लेते हैं तो एक चरण से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक 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 दो दो और उसके बाद दो एक। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि जो है पहले दूसरे और चौथे चरण में यदि 11-11 मात्राएं हैं, पहले और तीसरे चरण में यदि जो है 13-13 मात्राएं हैं, यानी कि 13-11 13-11 यदि है तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। यही उल्टा हो जाए 11-13 11-13 तो वहाँ पर जो है सोरठा छंद होता है। और चौपाई जो होता है सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें कौन सा छंद है? तो दोहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 22 नंबर की तापस बाला सी गंगा कूल में, तापस बाला सी गंगा कूल में अलंकार बताना है। तो यहाँ पर सा सी से सरिस, सा सी से, ठीक है, सरिस सरिस, ठीक है, से समान, ठीक है, समान। ये सभी वाचक शब्द यदि कहाँ पर जहाँ पर आ जाएं तो वहाँ पर आपको आंख मूंद के लगा देना है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार लगा देना है? उपमा अलंकार लगा देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं कहाँ गया उपमा। तो ऑप्शन ए है श्लेष, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सासी से सरिस, सम समान, सदृश ये वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। और जो ये श्लेष अलंकार होता है यह क्या होता है? जो श्लेष अलंकार है यह एक शब्द जो है एक ही बार आता है किंतु इसका अर्थ जो है कई सारे होते हैं। वह होता है क्या? श्लेष अलंकार। ठीक है। क्या? श्लेष अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ कई सारे हों। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु ये सभी वाचक शब्द होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है संभावना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। रूपक में क्या होता है? एक दूसरे का भेद रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ठीक है। और यहाँ पर उपमा जो होता है इसमें समानता प्रकट की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर वही जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो जो ए है, ठीक है, ए, ऐ, ओ, ओ, ये सभी कौन से स्वर हैं? तो संयुक्त स्वर इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। ये संयुक्त स्वर हैं। और ये जो ए है यह किससे मिलकर बनता है? तो जो ए है यह जो है आ और ई से मिलकर बनता है। किससे? आ प्लस
ई से मिलकर बनता है, और जो ए है यह किससे मिलकर बनता है, तो आ प्लस ए से मिलकर बनता है, और यह जो ओ है यह किससे मिलकर बनता है, तो आ प्लस ओ से मिलकर बनता है, और ये जो औ है यह आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। ठीक है, ये संयुक्त स्वर हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप मिलान करते हैं तो खचाखच जो है यह कैसा शब्द है, तो यह जो है खचाखच देशज शब्द है। ठीक है, और मुरलीधर जो है यह एक योग ऋण शब्द है, और जो टिकट घर है यह संकर शब्द है, और जो सांप है यह एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, खचाखच में 3, ठीक है, और जो है मुरलीधर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टिकट घर में 4 हो जाएगा, और सांप में 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 किस में है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीति का बहुवचन होगा, तो नीति का बहुवचन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नीतियों यानी या फिर जो है नीतिगत। तो नीति का जो बहुवचन होता है वह होता है नीतियाँ। ठीक है, क्या होता है, नीतियाँ होता है। जहाँ पर छोटी की मात्रा लगी रहे लास्ट में वहाँ पर चंद्रबिंदु लगाकर या लगा दो, हो गया आपका जो है बहुवचन। अगला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन है साधुनी, साध्वी, साधुआइन, ठीक है, साधुआइनी। ठीक है, तो यहाँ पर साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको साध्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो साध्वी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं सर्वदा, सर्वत्र, इतना, या फिर जो है गलत। तो परिमाण जहाँ पर नाप तौल की बात आ जाए, ठीक है, वहाँ पर जो है ज़्यादा कम की बात आ जाए तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर जो इतना है, ठीक है, इतना, उतना, वह जो है क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण होता है क्या होता है, तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर की, हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना जो है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, या फिर जो है नाम धातु क्रिया। तो जो हथियाना है यह एक नाम धातु क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे हाथ से हथियाना होता है, बात से बतियाना, लाठी से जो है लठियाना होता है, ये सभी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 29 नंबर की, राग दरबारी उपन्यास की रचयिता है, तो राग दरबारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, और यह जो है किसकी है, तो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है राग दरबारी। ठीक है, तो जो श्रीलाल शुक्ल हैं इनकी अन्य रचना की बात करते हैं तो सोनी घाटी भी एक रचना है। क्या है, तो सोनी घाटी का सूरज जो है इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक है, सोनी घाटी का सूरज। ठीक, और जो है इनको जो है इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। किनको, तो श्रीलाल शुक्ल को। अज्ञातवास मकान, पहला पड़ाव, यह भी रचना है किनकी, श्रीलाल शुक्ल जी की। ठीक है, और यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी की रचना की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, यह जो है इनकी क्या है, कहानियां हैं। रानी नागफनी की कहानी जो है, ठीक है, रानी नागफनी की कहानी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, और यह एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। और इनकी तट की खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तट की खोज, यह भी एक इनका उपन्यास है। ठीक है, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह सभी रचना हरिशंकर परसाई जी की है। शरद जोशी की बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है विक्रम बेताल। क्या है, तो विक्रम बेताल जो है इनकी एक प्रमुख रचना है। धारावाहिक भी एक प्रमुख रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भिक्षुक कविता के जो है रचयिता कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, तो ध्यान दीजिए कि भिक्षुक कविता के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, या फिर निराला। तो भिक्षुक कविता के जो रचयिता हैं वह निराला साहब हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इनकी अन्य रचना की बात करते हैं तो परिमल, अनामिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कुकुरमुत्ता, किनकी है, तो निराला साहब की है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएँ देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत सारी रचनाएँ किए हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो कि एक महाकाव्य है। किनकी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ठीक है, प्रेम पथिक,
ये सभी इनके काव्य हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेमपथी के काव्य हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय, कनाग, यज्ञराज, श्री, अजातशत्रु, विशाखदत्त, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये सभी इनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं। और कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी जो है इनके उपन्यास हैं। यह जो इरावती है यह एक अपूर्ण रचना है। किनकी? तो जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, अब यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं। प्रकृत के सुकुमार कवि, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिल चुका है। किनको? सुमित्रानंदन पंत जी को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा पर मिला था। किस पर? तो चिदम्बरा रचना पर मिला था, सबसे पहले इन्हीं को मिला था चिदम्बरा रचना पर। ठीक है, और जो है कला और बूढ़ा चाँद इनकी एक रचना है, कला और बूढ़ा चाँद, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, कला और बूढ़ा चाँद पर। ठीक है, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ग, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ठीक है, लोकायतन, सत्यकाम, ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। ठीक, महादेवी और वर्मा की बात करते हैं तो जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं उनमें नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, अग्निरेखा, आत्मिका, नीलांबर, सप्तपर्णा, संधिनी, दीपगीत, सांध्य गीत, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और रचनाएं जो हैं ये सभी इनमें संकलित हैं, तो यामा रचना में संकलित हैं और यामा के लिए ही इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, इन्होंने निबंध भी लिखा है, हिमालय, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति या लोकोक्ति कौन सी है? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस है, ओछे की जो प्रीति होती है बालू की भीति होती है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सामान्य भूत होता है, कैसा? सामान्य भूत, ठीक है, आसन्न भूत, कैसा? तो आसन्न भूत भी होता है, अपूर्ण भूत होता है, कैसा? अपूर्ण भूत, ठीक है, पूर्ण भूत भी होता है, और कौन सा होता है? तो संदिग्ध भूत भी होता है, संदिग्ध, ठीक है, और एक होता है हेतु मद भूत होता है। तो ये 6 भूत होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गद्यांश है, तो गद्यांश आप यहाँ पर पॉज करके गद्यांश को पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने प्रश्न पर। ये पॉज करके आप गद्यांश पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? पहला प्रश्न है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन है मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह मानव जाति के विकास के लिए जो है विश्व में शांति आवश्यक है। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो यहाँ पर जो है अहिंसा और प्रेम, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। वैसे गद्यांश भी आप नहीं पढ़ेंगे तभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, यानी कि आप सोच समझ सकते हैं तो आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या फिर जो है भय द्वारा। तो जो है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसके द्वारा? तो अहिंसा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व होते हैं, कौन होते हैं? तो धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, या फिर जो है शांति, सुख और जो है रचनात्मक कार्य। तो यहीं पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्या? कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के लिए प्रमुख तत्व होते हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अंतिम प्रश्न है नितांत शब्द का जो है उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? तो नितांत का जो है पर्यायवाची बिल्कुल होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का कंप्लीट होता है। 37 प्रश्न, उसका डिटेल सोल्यूशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।